Hello students, welcome you all. Okay, now we are going to study exercise 1.2. Okay, the fundamental theorem of arithmetic. Then we have to know what is fundamental theorem of arithmetic. Okay, the fundamental theorem of arithmetic say that every composite number can be factorized as a product of primes. Okay, and prime factorization is unique if we ignore order of any composite number. Okay, तो composite number क्या होता है कि जो नंबर जिसका दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होता है. ओके, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होता है, या अदर वे में हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होता वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है. ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर होता है. ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले 54. ओके, 54 का एग्जांपल लिए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 27 टाइम्स बाद में जाएगा. ठीक है, ओके, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर 3 से. ठीक है, तो 54 का जो प्राइम फैक्टर हुआ क्या क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. राइट, तो ये जो प्राइम फैक्टर इसका हुआ ये क्या है, सब प्राइम नंबर है ना. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही बता रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा. ओके, यही है आपका क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. और जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा कोई भी कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होगा. ओके, अब 54 का अगर प्राइम फैक्टर जो है ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो सकता है. राइट, और कोई हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन इसका जो बस ऑर्डर चेंज होगा इसका. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग 54 को पहले 3 से चेंज डिवाइड करें. ठीक है, 3 से डिवाइड करें हम लोग तो क्या होगा इसमें, 3 × 3 18. ओके, उसके बाद फिर 3 × 6 18, फिर 3 × 2 6. राइट, तो अगर इस यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तो ये इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ. ओके, पहले इसमें 2 पहले आया था, इसमें 2 लास्ट में आया, तो सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन जो प्राइम फैक्टर जो होगा कोई भी कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होता है. ठीक है, मतलब सेम होता है, यही नंबर हर टाइम इसका आएगा. ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे तब. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बता रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का जो हम प्राइम फैक्टर निकाले तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही आएगा. जैसे कि ये 2 3 3 क्या है, ये सब प्राइम नंबर है ना, तो वही बता रहा है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आएगा. ओके, और हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो सब यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता. ठीक है, यूनिक होगा, एक ही टाइप का. ओके, ये है आपका क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब हम लोग एक्सरसाइज में आने से पहले कुछ फैक्ट जानते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है. तो कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर. ओके, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है. ओके, या अदर वे में इसको हम लोग बोले तो क्या होता है कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर. अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है, वो नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, फर्स्ट 1 और सेकेंड itself. ओके, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड itself इज कॉल्ड प्राइम नंबर. ओके, तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया आपका. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ना है वो भी क्लियर हो गया. ओके, अब हम लोग आते हैं क्या, एक्सरसाइज में. तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक का 1 से 4 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा. ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला सब बताया था मैंने. ठीक है, उस बेस पे आपका 1 से 4 नंबर तक बन जाएगा, आप ट्राई करना. ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द
डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, अब क्वेश्चन इसमें ये समझना है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, नंबर जो है वो 6n के फॉर्म में है, ठीक है, तो 6n में अगर हम लोग n के प्लेस पे, अगर हम लोग n के प्लेस पे कोई नेचुरल नंबर रखें, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा, तो अगर हम लोग n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो कौन सा नंबर जो होगा जिसको रखने पे जो इंड डिजिट होगा वो 0 आ जाए। ओके, n के प्लेस पे कौन सा नंबर रखें जिसको रखने के बाद हमारा जो इंड डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं करके, ऐसे तो नहीं बता सकते हम लोग, तो देखते हैं करके, ठीक है। तो 6n आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, 6n, n इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, 1 2 3 रख सकते हैं। ओके, ये नेचुरल नंबर है। ओके, तो इसमें एक बात जानना है कि अगर, ठीक है, अगर कोई भी नंबर में इंड डिजिट 0 होगा तो उसमें 2 और 5 का एक पेयर होना कंपलसरी है। ओके, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम, चूँकि टू गेट 1 इंड डिजिट 0 we have 1 pair of 2 into 5। ओके, अगर हमको किसी भी नंबर में इन डिजिट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें 2 into 5 मतलब 2 और 5 का एक पेयर होगा, 2 और 5 एक एक होगा कंपलसरी, ठीक है, तभी उसका इंड में 0 आ सकता है। अगर 2 into 5 नहीं है तो 0 नहीं आ सकता। ओके, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी एग्जांपल के ले लो आप, ठीक है, जैसे कि अगर हम 50 लेते हैं, ठीक है, 50 लेते हैं या 20 लेते हैं। ओके, 20 लेते हैं तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल, क्या आएगा इसका, 2 into 10 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 2 जा 10, तो 2 into 5 आया ना, इसमें 2 भी आया, एक 5 आया, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 5, राइट। 20 का प्राइम फैक्टर हम लोग करें तो क्या आएगा आपका, 2 into 5, ये आएगा प्राइम फैक्टर। तो इसमें 2 into 5 का एक पेयर है ना, तो एक पेयर है, इसलिए इसमें क्या है, 0 है लास्ट में, ठीक है। अगर कोई और नंबर होगा तो उसमें 0 होगा तो 2 into 5 का एक पेयर होगा, अगर 0 नहीं होगा इसमें तो 2 into 5 का पेयर नहीं होगा। ओके, तो ये एक फार्मूला समझ लो आप, या एक थ्योरी समझ लो, ठीक है। टू गेट 1 डिजिट 0 वी हैव 1 पेयर ऑफ 2 into 5। ओके, अगर कोई भी नंबर के एंड में 1 डिजिट 0 हमको चाहिए तो उसका जो 1 पेयर होगा वो 2 into 5 के फॉर्म में होगा, प्राइम फैक्टर। ओके, प्राइम फैक्टर का 1 पेयर 2 into 5 होगा। ओके, तभी वो क्या होगा, उसका एंड डिजिट 0 होगा। ओके, तो 6n को देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर करके। तो 6n का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का हम लोग करें तो क्या आएगा, 2 3 6, मतलब कि 2 into 3 का पावर n। ओके, अब इसको हम अलग करें तो 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। अब n के प्लेस पे आप कोई भी नंबर रख दो, ठीक है, तो कभी ये 0 हो सकता है क्या, हाँ, कभी अगर 1 रख दो, ये इसमें 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कोई भी नंबर रख दो आप, तो कभी ये इसका जो पूरा प्रोडक्ट होगा वो 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। ओके, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है 2 into 3 है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि वी डू नॉट हैव 5। ओके, 2 तो है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है ना, हम लोग की क्या चाहिए, 2 into 5 मतलब 2 एक 5 होना चाहिए कंपलसरी है, तभी इसका इंड डिजिट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 2 तो आ गया हमारा, लेकिन 5 तो नहीं आया ना, या 3 आया, इसीलिए 5 नहीं आया तो क्या होगा, ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर का इंड में 0
नहीं होगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 6n, okay, and hence we do not have pair of 2 into 5. Okay, so in digit can never be 0, can never be 0. ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्योंकि 6n का जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले, ठीक है, 6 का, जैसे कि 2 into 3 आया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया ना। अगर 2 into 5 के फॉर्म में एक पेयर भी हो तो उसका इन डिजिट का होगा 0 हो सकता है, लेकिन 2 into 5 का एक भी पेयर नहीं आया तो इसका क्या होगा? इन डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस टाइप के हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। ओके, तो मतलब ये जो दो नंबर हैं, ठीक है, ये दो नंबर है वो कंपोजिट नंबर क्यों है वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो नंबर है वो। तो कितना होगा ये? 7 into 11 into 13 plus 13 इक्वल टू कितना हो सकता है? 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 7 प्लस 13, तो 77 इंटू 13 कितना होता है? 1001 प्लस 13, तो कितना होगा? 1014। ओके, तो 1014 आया, ठीक है। तो 1014 मैंने आपको पहले बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। एक बार फिर आप सुन लो कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। ओके, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होते, ठीक है, एक को छोड़कर, 1 को छोड़कर जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। और वो नंबर जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। ओके, तो यहाँ जो नंबर है 1014 उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, जैसे कि 7 into 11 into 13 प्लस 13, ठीक है। तो 7, 11 एंड 13 ये 3 नंबर तो इसका फैक्टर है, राइट, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि 1014 क्या हो गया, या ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर है, राइट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1014 इज अ नंबर which have more than 2 factor, hence so बोल सकते, so 7 into 11 into 13 plus 13 are composite number। ओके, हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी टाइप का आप इसको भी करना, ठीक है। ये 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 ये जो है नंबर है ना यहाँ तक, उसको भी आप मल्टीप्लाई करना, फिर 5 ऐड करना, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह से स्टेटमेंट में आप लोग लिख देना, ठीक है। क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए क्या है, ये कंपोजिट है। ओके, अगर कंपोजिट नहीं होता तो इतना फैक्टर नहीं होता उसका। प्राइम नंबर का तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, सिर्फ 1 और वो खुद, राइट। तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ओके, क्लियर। यहाँ तक मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब इसको आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। नीचे वाला सेम प्रोसेस है इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सोनिया और
रवि जो है वो सोनिया जो है 18 मिनट पर राउंड घूम रही है, ठीक है, और रवि जो है वो 12 मिनट पर राउंड घूम रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो जो रवि का स्पीड है वो सोनिया से हाई है, ठीक है, ज़्यादा है। तो क्या होगा कि अगर दोनों का हम लोग को पूछ रहा है कि कितने मतलब मिनिमम टाइम के बाद दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, ओके। जैसे कि रवि का जो स्पीड है वो सोनिया से हाई है, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद वो दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आके पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसका हम लोग क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। 18 और 12 का 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे आप तो क्या आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम निकालते तो कितना आएगा इसका, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, ओके। तो क्या हो गया इसका 2 × 3 × 3 × 2 = 36, ओके, 36 मिनट, ओके। आफ्टर 36 मिनट वो दोनों क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ओके। इसका यही आंसर होगा। 7 नंबर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग एक ऐसा आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ओके। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 50 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ओके। एक रूम है, ठीक है, तो उसमें कितना टाइल्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके सीलिंग को पेव करने के लिए, ओके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमको इसमें निकालना है क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, और गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। तो गिवन दिया हुआ है इसमें रूम का लेंथ और ब्रेथ, ओके। और उसमें हमको फाइंड ये करना है कि कितना नंबर्स ऑफ टाइल इसको चाहिए, ठीक है, सीलिंग में पेव करने के लिए, ओके। तो ये स्क्वायर टाइल्स का कोई भी मेजरमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग पहले लेंथ और ब्रेथ लिखते हैं, ठीक है, क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो लेंथ इसमें दिया हुआ है कितना, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ओके। इसको सेंटीमीटर चेंज कर देते हैं हम लोग, 15 × 100 + 17, तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अब ब्रेथ कितना है इसका, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर चेंज करते हैं हम लोग, 9 × 100 + 2, तो 902 सेंटीमीटर, ओके। तो ये क्या आ गया आपका, लेंथ और ब्रेथ आ गया, ठीक है। अब सीलिंग का हम लोग जो रूफ है, रूफ का हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है, सीलिंग का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सीलिंग, ओके। तो क्या होगा इसका, L × B होगा, ओके। तो 1517 × 902, ये हो गया क्या इसका एरिया, हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया सीलिंग का एरिया, ओके। अब इसमें हमको टाइल्स कितना चाहिए हमको वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले टाइल्स का भी मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना एरिया है टाइल्स का। तो टाइल्स का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो लेंथ और ब्रेथ है उसका हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ ईच टाइल मिलेगा, ओके। हर एक टाइल का मैक्सिमम मेजरमेंट हमको मिलेगा, ओके। तो साइज ऑफ ईच टाइल्स इक्वल टू लिखेंगे क्या हम लोग, साइज ऑफ ईच टाइल्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 1517 एंड 902, ओके। तो इसको हम एचसीएफ निकालते हैं। अब 902 और 1517 का एचसीएफ निकाल कितना आएगा इसका, डिवीजन मेथड से निकालते हैं इसको, ठीक है। 1517 को 1 से करेंगे, 902 आएगा, ओके। फिर 615 902 1 टाइम्स में 615, फिर कितना रिमाइंडर बचा, 287 रिमाइंडर। फिर इसको 615 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 574,
कितना बचेगा इसमें 41, फिर 287 को डिवाइड करेंगे इसमें, तो 7 टाइम्स में 287, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिवाइजर है वो क्या होगा आपका HCF होगा, ठीक है। तो HCF इक्वल टू 41, ठीक है। तो मतलब कि आपका साइज ऑफ इच टाइल कितना आया आपका, साइज ऑफ इच टाइल्स इक्वल टू 41 इंटू 41, ओके। 41 इंटू 41 क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो 41 इंटू 41 रहेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये क्या है आपका साइज ऑफ टाइल आ गया। एरिया ऑफ आपका सीलिंग का आपको पता था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग, ओके, बाय साइज ऑफ टाइल, ठीक है, साइज ऑफ टाइल। तो इसका एरिया कितना था 1517 इंटू 902, ओके। और इसका एरिया कितना है 41 इंटू 41, तो 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 37 टाइम्स में जाएगा, और 41 से इसको करेंगे तो ये 22 टाइम्स में जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 814 टाइल्स, ओके। तो आपको सीलिंग करवाने के लिए, सीलिंग पे टाइल्स बिछाने के लिए कितना टाइल्स चाहिए आपको, 814 टाइल्स चाहिए, मतलब 814 टाइल्स चाहिए आपको, ओके। यहाँ तक हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, ओके। तो आप इसको क्या करोगे, अच्छे से नोट्स कर लोगे, और इस जितना भी बताएं उस बेस पे और जो क्वेश्चन बनेगा आयस अग्रवाल से आप सॉल्व करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।